हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। एग्ज़ाम ओनली, टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर है। जैसे कि आप सभी को ही पता है कि हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं और ये 2025 का है आपके। और ये बैच आपके लिए एकदम निःशुल्क होगा। सभी पीडीएफ, सभी क्लासेस आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो यहाँ पर ये हमारा टाइम टेबल का शेड्यूल है। वैसे तो आपने देखा ही है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो हिंदी का सिलेबस जो है हम कंप्लीट कुछ कर चुके हैं। हिंदी का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसकी क्लासेस की टाइमिंग 11 बजे होती थी आपकी। और बाल विकास पेपर फर्स्ट में आपको पढ़ा रही हूँ, जिसकी टाइमिंग है 5 बजे की शाम को। ठीक है। इसके बाद आपको अंजलि मैम पढ़ाती हैं। अंजलि मैम आपको संस्कृत पढ़ाती हैं और कंप्यूटर पढ़ाती हैं। तो संस्कृत की जो क्लास होती है वो 4 बजे होती है और कंप्यूटर की क्लास होती है वो 3 बजे होती है। और इसके बाद जो है 6 बजे आपको रंजीत सर मैथ्स की क्लास लेके आते हैं। वो यहाँ पर डीएलएड में एकदम बेसिक से आपको मैथ्स कराए हैं, तो उनके साथ जुड़ना ना भूलिए। और यहाँ पर ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको कोई डीएलएड से संबंधित जानकारी चाहिए, कोई भी समस्या परेशानी है, तो आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। और इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारी सारी पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और आप हमारी क्लासेस टाइम से देख सकें। तो अब यहाँ पर हमने अपना टाइम टेबल भी देख लिया कि किस टाइम क्या टाइम क्लासेस हो रही हैं, और ये भी देख लिया कि कैसे आप हमारी जो है यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड जो पीडीएफ वगैरह है वो ले सकते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं डीएलएड से संबंधित। चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले है कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर ये है, और मैं आपको जो है सब्जेक्ट जो करा रही हूँ वो है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। क्या है? बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो इसे आप ईडीयू फर्स्ट भी कहते हैं। ये आपका जो है ईडीयू फर्स्ट ही सब्जेक्ट है। ठीक है। तो ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। अब तो आप पता ही चल गया होगा आपका प्रथम प्रश्न पत्र क्या है, सेकंड प्रश्न पत्र क्या है। तो यहाँ पर इसके लिए आपके लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस पेपर में आपको 50 नंबर का होगा और ईडीयू सेकंड भी 50 नंबर का होगा और एसएसटी भी 50 नंबर की होगी। ठीक है। बाकी सारे नंबर आपके 25-25 नंबर के होंगे। ठीक। तो अब हम आगे चलते हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं वो हम करेंगे नया सिद्धांत करेंगे। इससे पहले हम जो है अधिगम के सिद्धांत देख रहे थे और उसी का हम नेक्स्ट सिद्धांत आज लेके आए हैं। तो आज जो हमारा सिद्धांत होगा वो ये वाला होगा, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। ठीक है। कौन सा है? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। सही। और ये यहाँ पर जो है इनको लाने वाले हैं इसको। ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए अच्छे से, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैसा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारे अधिगम से रिलेटिव जो भी सिद्धांत आपके सिलेबस में है वो सारे इम्पॉर्टेंट है। उन सभी से क्वेश्चंस बनते हैं। इससे भी क्वेश्चन बने हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे देखेंगे इनके बारे में, कुछ जानकारी लेंगे कि कौन है ये और कहाँ के हैं और क्या क्या इन्होंने किया है। ठीक है। तो यहाँ पे सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहें, कुछ भी कहें, लेकिन बात एक ही होगी। ठीक है। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है। तो ये कौन से हैं? ये हैं कि गेस्टल्टवादी प्रतिपादक हैं। ये गेस्टल्टवादी को लाने वाले हैं। ठीक है। तो कौन है लाने वाले? तो गेस्टल्टवादी के प्रतिपादक तो कौन है? मैक्स बर्धीमर है। कौन है? मैक्स बर्धीमर। इसके कौन है? जनक हैं गेस्टल्टवादी के। ठीक है। और प्रकाशन और इसका निर्माण किसने किया है? कोहलर ने किया है और कोफका ने किया है। किसने करा है? कोहलर और कोफका ने इसका निर्माण किया है। और इसको प्रतिपादक या जन्मदाता फादर वो इसके कौन है? मैक्स बर्धीमर है। और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? ये तीनों ही जर्मनी के मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के? जर्मनी के मनोवैज्ञानिक है। ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम और जानेंगे इस सिद्धांत के बारे में और इन मनोवैज्ञानिकों के बारे में। गास्टल्टवादी
विचारधारा का जन्म अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। लेकिन बात विचारधारा की शुरू करने वाले मनोवैज्ञानिक जर्मनी के निवासी थे। जो इसका जो गेस्टल्टवादी का विचारधारा थी वो कहाँ से आई थी? वो अमेरिका से आई थी। लेकिन इसको जो प्रतिपादन करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे, इसको लाने वाले वो कहाँ के निवासी थे? वो जर्मनी के निवासी थे। ठीक है, जो हिटलर की तानाशाही के कारण अमेरिका में बस गए थे। ठीक है, उस समय जो है हिटलर की तानाशाही चल रही थी, उसका राज्य चल रहा था, तो उससे परेशान होके ही ये कहाँ आ गए? जर्मनी आ गए। लेकिन जो इसका उदय जो हुआ था वो अमेरिका से ही हुआ था। ठीक है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टल्टवादियों ने किया था। किसने क्या करा था? गेस्टल्टवादियों ने किया था। तो इस सिद्धांत में जो है मनोवैज्ञानिक जो भी हैं वो कैसे हैं? गेस्टल्टवादी हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत लाने वाले मनोवैज्ञानिक कहाँ के निवासी थे? तो जर्मनी के निवासी थे। और किसका प्रतिपादन किया उन्होंने गेस्टल्टवादी थे, इसीलिए उन्होंने गेस्टल्टवाद का मतलब की विचारधारा को अपनाया था। ठीक है, और जो सिद्धांत उनका था वो कौन सा था? वो था सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसीलिए इसे क्या है? गेस्टल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को हम और किस नाम से जानते हैं? गेस्टल्ट सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। तो आगे देखेंगे कि इस सिद्धांत का निर्माण से संबंधित व्यक्ति, इसका जो निर्माण हुआ था इससे संबंधित कौन कौन से व्यक्ति थे? मैक्स बर्दिमर थे, और कौन थे? कोहलर थे, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था। कोफका थे। गेस्टल्ट किसी व्यक्ति या स्थान का नाम नहीं है। जो है गेस्टल्ट है वो किसी व्यक्ति और जो है स्थान का नाम नहीं है। जर्मनी भाषा का शब्द है। ये कहाँ का शब्द है? जर्मनी भाषा का शब्द है। कौन सा? गेस्टल्ट। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? समग्र कृति। क्या है? समग्र कृति, इसकी संपूर्ण, इसका अर्थ होता है संपूर्ण। क्या अर्थ होता है? संपूर्ण होता है। अतः सूझ द्वारा सीखने के अर्थ निर्माणता समझकर सीखना है। क्या है? समझकर सीखना है। अतः सूझ द्वारा सीखने का अर्थ है पूर्णतः समझकर सीखना। ठीक है, तो आप इसको भी समझ गए होंगे। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो किसके अनुसार? गुट के अनुसार। तो सूझ यथार्थ स्थिति का आकस्मिक और तत्कालिक एक निश्चित ज्ञान है। कैसा है? आकस्मिक है, तत्कालिक है और निश्चित ज्ञान है। ठीक है, गेस्टल्टवादियों का मानना है कि प्राणी किसी नवीन कौशल को प्रयत्न भूल से नहीं बल्कि मतलब कि सूझ द्वारा सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत था उसको यहाँ पे नकार दिया गया है। ठीक है, उसकी आलोचना करते हुए कहा गया है कि ये प्रयत्न भूल पर आधारित नहीं है बल्कि सूझ द्वारा सीखता है व्यक्ति जो होता है। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि सूझ का सिद्धांत, यहाँ पे ये सूझ आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? सूझ आएगा। सूझ के सिद्धांत का प्रयोग थॉर्नडाइक के सिद्धांत के विरोध में किया गया था। किनके सिद्धांत के? थॉर्नडाइक के सिद्धांत के विरोध में किया गया था। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये कहाँ के निवासी थे ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखो मैं आप कितना मेरी क्लास में जो है एक्टिव रहते हैं और उसको अच्छे से देखते हैं। तो हम आगे चलते हैं, आगे और देखेंगे। तो कोहलर ने व्यवहारवादियों की आलोचना करते हुए कहा है, क्या कहा है? कुत्ता, बिल्ली, चूहा का प्रयोग कर उनको मानव के ऊपर अनुप्रयोग करना उचित नहीं। ठीक है, ऊपर जो है अनुप्रयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। कैसा प्राणी है? विवेकशील प्राणी है, तथा किसी भी गलती को बार बार नहीं दोहराता। इसीलिए मनुष्य की बुद्धि के समकक्ष चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया। इन्होंने किसके ऊपर अपना प्रयोग किया? चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वो किसके ऊपर किया गया है?
ठीक है, कि कोहलर ने अपना सिद्धांत जो है वो किस के ऊपर किया है प्रयोग करके। ठीक, तो वहाँ पर ये आपका चिंपैंजी आएगा। ठीक है, और इसका चिंपैंजी का नाम भी पूछा जाता है, वो हम आगे बताएंगे क्या नाम है इसका। तो यहाँ पर जो है थॉर्नडाइक का और जो सिद्धांत आए थे उसको क्या है, नकार दिया गया है। ठीक है, उसकी आलोचना की गई है। यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि जो थॉर्नडाइक का नियम है उसकी आलोचना किसने की है, या किस नियम से उनकी जो है उनके नियम को नकार दिया गया है। मान लीजिए थॉर्नडाइक का है, उन्होंने किया है, और पेवलॉव हैं, तो इनके नियम को नकारने के लिए कौन सा सिद्धांत आया है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और कोहलर के द्वारा लाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोहलर ने 1913 से 1917 में, कब, 1913 से 1917 के बीच कैनरी द्वीप, कौन सा द्वीप, कैनरी द्वीप में चिंपैंजियों के ऊपर क्या है, अनेक प्रयोग किए। चिंपैंजी के सम्मुख अनेक समस्याओं को रखा गया, जिसे सुल्तान नाम चिंपैंजी ने सबसे कम समय में हल कर दिया। ठीक है, बहुत सारी चिंपैंजियों के सामने जो है समस्याएं रखी गई, और देखा गया कि वो अपनी समस्या को कितनी जल्दी हल कर ले रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है, जिसको अंडरलाइन मैंने किया है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको जो कलर अंडरलाइन की है मैंने पहले से ही। तो जिसे सुल्तान नाम का चिंपैंजी, जो चिंपैंजी था उसका नाम क्या था, सुल्तान नाम था। ठीक है, इसको आप याद रखना। इस सिद्धांत का प्रकाशन 1920 में कोहलर द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1920 में, 1920 में किया गया था, जिसमें उनके साथी कोफका ने भी सहयोग किया। किसने सहयोग किया, कोफका ने भी सहयोग किया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि कौन था जिसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। वैसे तो मान लिया हमने चिंपैंजी था, सुल्तान था वो। ठीक है, उसका नाम क्या था, सुल्तान था। तो ये है सुल्तान, कौन है, सुल्तान है ये। तो कोहलर का प्रयोग, कोहलर का अंतर्दृष्टि तथा सूझ का सिद्धांत या गेस्टल्टवादी, ये इसके नाम है। या तो आपको इन नाम से आ जाएगा, कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, गेस्टल्टवादी सिद्धांत के नाम से पूछा जा सकता है, और एक मैंने आपको बताई है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे इसके कारक देख रहे हैं, क्या क्या इसको प्रभावित करते हैं। तो सूझ को प्रभावित करने वाले कारक, सूझ को प्रभावित करने वाले कारक, सूझ को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें पहला कारक क्या है, बुद्धि। क्या है, बुद्धि। जो हमारे सूझ है, जो है अपना दिमाग लगाते हैं, उसके लिए क्या हमारे अंदर बुद्धि होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस भी बहुत जरूरी है। ठीक है, और थर्ड इसमें है प्रारंभिक प्रयास। क्या है, प्रारंभिक प्रयास। तो हम जब प्रयास नहीं करेंगे, इसकी शुरुआत ही नहीं करेंगे, तो हम क्या है, सूझ के द्वारा जो है अपना समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। फोर्थ है अधिगम परिस्थिति। क्या है, फोर्थ इसमें है कि अधिगम परिस्थिति। तो अधिगम परिस्थिति होना चाहिए। इसके बाद अभ्यास एक सामान्यीकरण। क्या है, अभ्यास, ठीक है, ये यहाँ पर आपका अभ्यास आएगा, और ये क्या है, अधिगम है, अधिगम। ठीक है, अधिगम परिस्थिति और अभ्यास एवं सामान्यीकरण। ठीक है, ये आपकी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको भी समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे, और अब हम इसका प्रयोग देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने प्रयोग किया है, कि क्या क्या चीज़ें अपनाई थी जब इन्होंने प्रयोग किया था, और बंदर चिंपैंजी था उसकी क्या क्या एक्टिविटी थी। तो यहाँ पर कोहलर का प्रयोग, क्या है, कोहलर का प्रयोग। तो कोहलर महोदय ने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए चिंपैंजी और बंदर आदि का प्रयोग किया। किस पे किया, चिंपैंजी और बंदर आदि पर प्रयोग किया। कोहलर ने सुल्तान नाम का चिंपैंजी पर प्रयोग किया। क्या नाम था उसका, सुल्तान नाम था, इसको हम पहले ही देख चुके हैं। तो चिंपैंजी को उसने पिंजरे में बंद कर दिया, और पिंजरे की छत से केला लटका दिया। क्या किया,
जो पिंजरे की छत थी उससे केला लटका दिया और फिर आगे क्या किया, पिंजरे के अंदर 2 छड़ियाँ, एक छोटी और एक बड़ी रख दी जो एक दूसरे में जोड़ी जा सकती थी। ऐसी छड़ी रखी गई थी जो एक दूसरे को जोड़ के हम एक लंबी छड़ी बना सकते थे। ठीक है, तो चिंपैंजी ने बारी बारी से छड़ी द्वारा केले को गिराने का प्रयास किया परंतु असफल रहा और निराश होकर बैठ गया। ठीक है, परंतु केलों को प्राप्त करने की समक मन में बसी रही कि मुझे ये केले प्राप्त करना है, उसके मन में ये बैठ गया। ठीक है, तो आगे उसने क्या किया, फिर वो छड़ियों को खोलने लगा। अचानक छड़ियाँ जो हैं एक दूसरे में घुस गईं। क्या हुआ, अचानक ही क्या हुआ, वो एक दूसरे में घुस गई और क्या है, एक छड़ी पूरी बन गई। ठीक है, लंबी सी, जिससे सूज उत्पन्न हो गई। क्या उत्पन्न हो गई, सूज उत्पन्न हो गई और दोनों छड़ियाँ जोड़कर केले को गिराने के में जो है सफल हो गया। दूसरी बार वैसी ही समस्या आने पर एक ही बार में उसको हल निकालने में सफल हो गया। ठीक है, कि इन्होंने ये कहा है कि जो प्राणी है वो बुद्धिमान है। ठीक है, उसके अंदर बुद्धि है और अपनी सूझ से वो किसी भी समस्या से बाहर निकल सकता है, कि जैसा कि यहाँ पर ये जो सुल्तान था उसने किया था। ठीक है, कैसे उन्होंने जो है उसे एक पिंजरे में बंद किया और काफ़ी ऊंचाई पे जो केले को टांगा था। ठीक है, और वहाँ पे ऐसी छड़ी रख दी 2 कि वो जुड़ के एक पूरी छड़ी बन सकती थी, एक पूरा डंडा बन सकता था। ठीक है, तो उसने जो है बहुत ही प्रयास किया। उसके बाद क्या है, अचानक से वो छड़ी जुड़ गई। फिर क्या हुआ, फिर उसने उसी छड़ी से क्या किया, उसने उन केलों को प्राप्त कर लिया और अगली बार जो उसे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसने फिर से छड़ी जोड़ी और फटाक से केले उठा लिए और खा लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने प्रयोग किया। इसको हम थोड़ा चित्र में देखते हैं। तो ये है कोलर का प्रयोग। ये देखिए कैसे जो है ये बॉक्स पड़े हुए हैं, इसमें वहाँ पर बॉक्स भी डाले गए थे। ठीक है, तो इन बॉक्स को देखो कैसे इन्होंने इसके ऊपर एक के ऊपर एक रखा है, लेकिन यहाँ पर छड़ी भी हो सकती थी। तो दोनों चीज़ों का हम रख के इसको सुल्तान पे प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने जो है प्रयोग किया। अब यहाँ पर देखिए फाइनली जो है बंदर ने, जो चिंपैंजी सुल्तान है, उसने क्या है केले प्राप्त कर लिए हैं और इस तरीके से पहले वो थोड़ा बहुत उसने प्रयास किया, अपनी सूझ लगाई, अपनी बुद्धि लगाई। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये आप थोड़ा ध्यान से ही देखना है इसको, क्योंकि अधिगम से रिलेटिव सारे सिद्धांत तो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कोहलर के प्रयोग की विशेषता। अब हम देखेंगे कोहलर के प्रयोग की विशेषता की क्या विशेषता है इसके प्रयोग की। तो पहले इसमें विशेषता है कि सूझ अचानक पैदा होती है। क्या है, इनका कहना था कोहलर का कि जो सूझ है प्राणी के अंदर वो अचानक ही पैदा हो जाती है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है। कैसी होती है, संज्ञानात्मक होती है, कॉग्निटिव होती है। ठीक है, आगे देखते हैं सीखने की प्रकृति लगभग स्थायी होती है। कैसी होती है, सीखने की प्रकृति स्थायी होती है। ठीक है, फोर्थ देखेंगे इसमें क्या विशेषता है कि सूझ के लिए सकारात्मक परिस्थिति का होना अनिवार्य है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सकारात्मक परिस्थिति होनी चाहिए, नकारात्मक परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन पेवलोव ने क्या कहा था, हमने पढ़ा था कि उसने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही जो है पुनर्वलन रखे थे। आगे देखते हैं फिफ्थ है कि सूझ प्राणी के लक्ष्य और समाधान के बीच एक स्पष्ट संबंध की सूचक होती है। क्या होती है, सूझ प्राणी के लक्ष्य और समाधान के बीच एक स्पष्ट संबंध का सूचक होती है। ठीक है, 6 देखते हैं। 6 है सूझ में समस्या का समाधान स्वतः मानसिक चिंतन करने से मिल जाता है। इनका कहना था कि जो सूझ है वो हमारी समस्या समाधान को अगर हम मानसिक चिंतन करेंगे तो उसको समाधान प्राप्त हमें हो जाएगा। ठीक है, और ज़रूर ही होगा। तो यहाँ पर हमने कोहलर के प्रयोग की विशेषता भी देख ली, कोहलर का प्रयोग भी देख लिया और कोहलर से रिलेटिव जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको वो भी बता दिए। अब हम आगे चलते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो केवल देखते ही ना जाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए और जो है अपने दोस्तों को अच्छे से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और जो है अपने डीएलएड में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगर हमारा पॉइंट जो है वो है
सूझ या अंतर्दृष्टि का शिक्षा में महत्व। तो सारे जो अधिगम से सिद्धांत हैं उसमें आपको अधिगम में महत्व जरूर पूछा जाता है, शिक्षा में महत्व जरूर पूछा जाता है उसका, ठीक है, कि इसकी शिक्षा में उपयोगिता क्या है, शैक्षिक उपयोगिता क्या है। तो इसमें पहली क्या है, यह सिद्धांत रचनात्मक कार्य के लिए प्रयोगी है। कैसे कार्य के लिए? रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। इस सिद्धांत में तर्क, कल्पना व चिंता शक्ति का विकास होता है। किसका विकास होगा बच्चे का अगर हम इसका प्रयोग करेंगे? तो तर्क, कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास होगा। ऐसे हम लगाएंगे विज्ञान गणित, थर्ड इसमें है विज्ञान गणित जैसे विषयों के शिक्षण में यह बहुत उपयोगी है। तो जो साइंस के और मैथ्स वगैरह होती है इसमें ये उपयोगी होता है, ये थोड़े जो है टफ सब्जेक्ट होते हैं बच्चे के लिए। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ इसमें पॉइंट है साहित्य, संगीत, कला आदि की शिक्षा में महत्वपूर्ण उपयोग है इसका, ठीक है। और इसके बाद फिफ्थ है यह सिद्धांत बालकों को स्वयं खोज करने द्वारा अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है, कि बच्चा स्वयं ही अपनी समस्या है उसके लिए समाधान खोजें और स्वयं ही खोज करें अपना, जिससे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो। सिक्स देखते हैं। सिक्स है विद्यालय में बालक की समस्या समाधान पर आधारित। विद्यालय में बालक के समस्या समाधान पर आधारित अधिकांश सीखने में यह विधि उपयोगी है, ठीक है। इसके बाद आगे और चलेंगे और इसकी जो शिक्षा में महत्व देखेंगे। सेवेंथ इसमें है अंतर्दृष्टि का सीखने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। परंतु यह सूझ उच्च कोटि के पशुओं व मनुष्यों में ही संभव होता है, क्योंकि सूझ द्वारा सीखने में बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। तो सूझ सिद्धांत जो है, जो मंद बुद्धि बच्चे हैं हम उनके ऊपर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो समझदार जानवर वगैरह हैं और हम मनुष्य हैं उनके ऊपर ही हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। 8 नंबर है कि सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना अनिवार्य है। जब समस्यात्मक परिस्थिति होगी तभी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। 9th है इसमें सूझ प्राणी के लक्ष्य और समाधान के बीच एक स्पष्ट संबंध का सूचक होता है। ये तो हमने अभी आगे पढ़ा ही था। 10 पॉइंट है कि सूझ में समस्या का समाधान स्वतः मानसिक चिंतन करने से मिल जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने ये भी देख लिया। अब हम आगे देखेंगे इसमें हम एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं। एक और आप लिख लीजिए यहाँ पर, ये सिद्धांत जो है यांत्रिक तरीकों से भी जो है सीखने का खंड करता है, ठीक है, खंडन करता है। यह सिद्धांत, चलो मैं ये नहीं लिख रही हूँ। एक चीज आप इसमें और नोट कीजिएगा कि ये सिद्धांत जो है यांत्रिक तरीकों से सीखने का क्या करता है? खंडन करता है। करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम मान सकते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं। जैसे क्या है, बोल बोल कर, याद करना या टहल कर याद करना।
ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सही है। तो जो हम बोल बोल के याद करते हैं या टहल टहल कर याद करते हैं, ये क्या होता है, आंतरिक तरीकों से सीखने का खंडन करना होता है। ठीक है, तो ये सूझ के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। सही है। और यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें ताकि हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, और आप हमारी क्लास में टाइम से जुड़ सकें। आप हमारे साथ नोट्स बनाइए या हमारी PDF से पढ़िए, लेकिन जो है आप इसको अच्छे से पढ़िए। आप क्लासेस देखिए, आपको नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा से रिपीट करके क्लासेस देखिए। और कुछ और भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी अपनी नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।